पिछले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ रिलीजियस ड्यूटी एंड अ सैक्रामेंट हैज अंडरगॉन अ चेंज एंड हैज लॉस्ट इट्स रिलीजियस सेंसिटी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। पहले मैरिज को एक रिलीजियस ड्यूटी की तरह देखा जाता था, बट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया। उसके बाद से जो रिलीजियस ड्यूटी थी, जो रिलीजियस सैक्रेमेंट हम कहते हैं, वो काफ़ी हद तक उसने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया। ओके, हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 18 मई 1955। ओके, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब फोर्स में आया था। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ द चेंजेस मेड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से क्या क्या चेंजेस आए, पहले कैसे चीजें होती थी, एक्ट आने के बाद फिर कैसे चीजों बदली, कैसे चीजों में चेंजेस आए। ओके, सो लेट्स सी। अ हिंदू मैरिज इज नाउ not so much concerned with religion, it is more a result of mutual consent than sacramental. Okay, so पहले क्या होता था, एक रिलीजियस ड्यूटी थी मैरिज को लेके एंड इट वॉज मोर लाइक अ सैक्रामेंट। ओके, बट हिंदू मैरिज एक्ट जब ये आया 1955 का, तो इट वॉज नॉट सो मच कंसर्न विथ रिलीजन, रिलीजन को लेके उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था। जो रिलीजियस ड्यूटीज होती है उसको लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं था। जब ये एक्ट आया तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी। ओके, अंडर सेक्शन 2 इट फॉलोज दैट मैरिज अमॉन्ग्स्ट हिंदूज, जैन्स, सिख्स एंड बुद्धिस्ट आर नाउ वैलिड हिंदू मैरिज इन द आइज ऑफ द लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट में जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ वो मैरिजेस डील की हैं, किए गए हैं जो एक दो हिंदूज के बीच में, लाइक लड़का और लड़की दोनों हिंदू हैं, उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। बट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद से जैन्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, इन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ। ओके, it has introduced monogamy under section 5 of the act. It has been stated that a marriage becomes null and void if at the time of marriage either party to marriage has a living spouse. Okay, so मुस्लिम मैरिज में क्या होता है कि आप मैक्सिमम 4 वाइफ्स रख सकते हैं, बट हिंदू मैरिज में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद मोनोगैमी इंट्रोड्यूस्ड हुआ। मोनोगैमी का मतलब होता है कि एक स्पाउस ही आप रख सकते हो। ओके, जब तक आपका पार्टनर जिंदा है, या फिर जब तक दो दो पार्टी होते हैं मैरिज में। ओके, जब तक दोनों पार्टी जिंदा है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद। द एक्ट हैज़ परमिटेड इंटरकास्ट मैरिजेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कम होते थे, या फिर अगर होते थे भी तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी जनरली। बट चीज़ें बदली, समय के साथ लोग एक दूसरे को ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट उन्हें लगता था कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों के बीच, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कास्ट का एक फैक्टर होता था, जो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर था कि अगर दो लोग शादी कर रहे हैं तो दे शुड बी फ्रॉम द सेम कास्ट। तो इसको लेके सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम तक खींचातान चलती रही। ये सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल जैसा था, बट इस एक्ट के आने के बाद इसने इंटरकास्ट मैरिजेस को भी परमिट किया। ओके, नाउ मैरिज बिटवीन द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द सेम गोत्रा हैज बीन लीगलाइज्ड। द एक्ट हैज गिवन अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सपिंदा and thereby abolished the distinction between the Mitakshara and Dayabhag school about Sapinda relationship. It has also clearly defined the prohibited degree of relationship for the purpose of marriage. Okay, so marriage between the persons belonging to the same gotra has been legalized. Okay, पहले ऐसा था कि दो लोग यानी लड़का और लड़की अगर सेम गोत्र में होते थे तो उनकी शादी नहीं होती थी, बट इस एक्ट के आने के बाद
उसे भी लीगलाइज्ड किया गया। ओके, एंड इस एक्ट में सपिंदा, जो हम आगे देखेंगे कि सपिंदा का मतलब क्या होता है। सपिंदा वैसे अभी स्टार्टिंग में बताऊं, पिंड एक वर्ड होता है, पिंडा, इससे सपिंदा आया है, तो उससे रिलेटेड है। ये हम आगे देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में ही हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दया भाग और मिताक्षरा में सपिंदा को लेके डिफरेंस था, चूंकि दो स्कूल्स के बीच इंटरप्रिटेशन को लेकर डिफरेंस था, दैट्स वाई ये दो स्कूल्स बने थे। तो उस डिफरेंस को, उस गैप को भरा इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ओके, नाउ द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द bridegroom and the bride has been fixed as 21 years and 18 years respectively. ओके, तो मैरिज के एज को लेके भी चेंजेस किए गए एक्ट के द्वारा। एक्ट के आने के बाद जो लड़के की एज थी वो 21 ईयर्स की गई, एंड जो लड़की की एज थी उसे 18 ईयर्स किया गया। इसका मतलब अगर लड़का 21 साल से ऊपर है उसकी एज, और लड़की जिसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर है, वही लोग मैरिज करेंगे, उन्हीं की मैरिज वैलिड होगी। ओके, नाउ द एक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू मैट्रिमोनियल रिलीफ्स लाइक restitution of conjugal rights, judicial separation, nullity of marriage and divorce under certain conditions and circumstances. इस एक्ट के आने के बाद बहुत से मैट्रिमोनियल रिलीफ्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, और किन किन कंडीशंस में ये एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट के आने के बाद implement की गई। ओके, the act has allowed the right of claiming alimony, pendente light, and also permanent maintenance of by either of the spouse having no source of income. इस एक्ट में ये भी चेंज किया गया कि परमानेंट मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट, या फिर जब लिटिगेशन चल रही है उस वक्त जो मेंटेनेंस स्पाउस को मिलेगा, ये भी इस एक्ट के अंदर बताया गया है। तो ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद। ओके, नाउ फिर फर्दर अमेंडमेंट हुआ 1976 में, मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस, नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि जिस तरीके से समय का जैसा डिमांड होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम लॉ को चेंज करते हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ, कि ये स्टैटिक नहीं है, लॉ इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये समय के साथ खुद को बदलता है ताकि सोसाइटी में जो नीड है, सोसाइटी की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। ओके, नाउ द चेंजेस दैट वर ब्रॉट about by the Marriage Laws Amendment Act 1976 are introduction of a new section, that is section 13B, which deals with divorce by mutual consent, which provides for divorce by mutual consent of both the parties to the marriage. इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद एक नया सेक्शन ऐड हुआ, दैट इज सेक्शन 13B, जो बात करता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब ये होता है जहां बोथ द पार्टीज टू द मैरिज वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो लिटिगेशन का जो एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस प्रोसेस से आप बच सकते हो। एंड इस सेक्शन के आने के बाद जो इस डाइवोर्स का जो प्रोसीजर था उसमें काफ़ी एक जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था, तो उसको काफ़ी कम किया गया ताकि ऐसे केसेस जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके। ओके, नाउ introduction of section 21B, which was inserted with a view to expedite the trial of petitions made under the Hindu Marriage Act. सेक्शन 21B भी ऐड किया गया, जिससे जो पिटिशंस फाइल होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, उसके लिए सेक्शन 21B इंट्रोड्यूस किया गया। A single act of voluntary sexual intercourse with any person other than his or her own spouse has been made a ground of divorce. Okay,
डाइवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके आधार पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो अब सिंगल एक्ट ऑफ वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स या तो कोई भी स्पाउस, दोनों में से कोई भी स्पाउस अगर उसका किसी थर्ड पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है, एक सिंगल एक्ट भी एक ग्राउंड बनेगा अब डाइवोर्स को लेके। तो ये चेंज भी आया। द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years which was required to elapse after a decree of judicial separation or for restitution of conjugal rights without reconciliation has been reduced to 1 year। पहले क्या होता था, 2 साल का टाइम देती थी कोर्ट, जिसमें कोर्ट ये देखती थी कि अगर किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी हो पार्टीज एक दूसरे को फिर से एक पार्टीज एक दूसरे के साथ फिर से आ सके, उनका जो मैरिज लाइफ है वो फिर से स्टार्ट हो सके, इसके लिए वो 2 साल का टाइम देते थे। एक डिक्री आती है जुडिशियल सेपरेशन को लेकर या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर, तो 2 साल तक कोर्ट वेट करती थी। बट अब उस पीरियड को घटाकर 1 साल कर दिया गया है। तो ये सारे चेंजेस आए मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के आने के बाद। आप ये नोट्स बाय कर सकते हो। ये नोट्स आप अगर बाय करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ चेक कर सकते हो। एंड सो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1976। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।